Honorable Speaker, जनाब अब्दुल रहीम राफर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के निहायती सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद साबिर साहब, काबिना में मेरे साथी नायब वजीर आला जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, आज के प्रोग्राम के हमारे मेजबान, काबिना में मेरे साथी और आप सबके हद दिल अजीज सकीना यत्तू साहिबा, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे सीनियर साथी साबका स्पीकर और ईदगाह असेंबली हल्के से हमारे एमएलए जनाब मुबारक गुल साहब, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से राज्यसभा का मेंबर बने जनाब शमी ओबरॉय साहब, सूबाई सदर कश्मीर जनाब शौकत साहब, सूबाई सदर जम्मू जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, यहां पे मौजूद ऑनरेबल एमएलए जनाब सलमान सागर साहब, मुश्ताक गुरू साहब, डॉक्टर सजाद शफी साहब, यहां पे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। यहाँ मुझे नासिर को और जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब को बाकी जो हमारे सीनियर साथियों ने यहाँ तकरीरें की, इनके मुकाबले में हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। वो इसलिए कि सागर साहब, मुबारक गुल साहब और जनाब राफिर साहब, यहां तक के रतनलाल गुप्ता जी ने भी वली मोहम्मद यत्तू साहब के साथ मिलकर काम किया था। हम बाकी जो हैं, हमने यत्तू साहब को देखा है, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन उनके साथ काम करने का हमें कभी मौका हासिल हुआ नहीं। लेकिन उनकी शख्सियत, उनके काम करने के तरीके और लोगों के साथ जो उनका एक रिश्ता बना, उसका अगर किसी को सबूत चाहिए, वो सबूत इस हॉल के अंदर है। यहां जनाब जम्मू कश्मीर में आज कुछ जिंदा सियासतदान हैं
जिनके लिए इस हॉल में 10 कुर्सी भरना भी लगभग नामुमकिन होगा। उनसे अगर कहा जाए कि आप SKICC में प्रोग्राम करो और 10 लोग इकट्ठे करो, शायद उनसे हो नहीं पाएगा। और यहां पे आप उस शख्स को याद करने के लिए, को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उन्हें अपने तरफ से शुक्रिया करने के लिए जमा हुए हो, जिनको शहादत हासिल किए हुए अब सालों साल हो गए। लेकिन आप लोगों का उनके तय प्यार, मोहब्बत और वफादारी में कोई कमी नहीं आई है। जब मैंने आपसे कहा कि मैंने यत्तू साहब के साथ काम नहीं किया, वो सही है, लेकिन नजदीकी से देखने का मुझे मौका मिला। जिस वाकये की बात जनाब राठौर साहब ने की, जिस चीज की बात सागर साहब और मुबारक गुल साहब ने की, उसका मैं गवाह। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। 84 गर्मियों का महीना, अचानक मेरे वालिद साहब के कुछ साथी कुछ लालच की बुनियाद पर फारूक साहब को धोखा देके छोड़ गए। मरकज की हुकूमत चाहती नहीं थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब वजीर आला बना रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में तोड़फोड़ हुई और फारूक साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हुई। और जो आज सागर साहब, राठौर साहब और मुबारक गुल साहब ने दोहराया, मेरे आंखों के सामने वो हुआ। मुझे याद है गुपकार में हमारे घर में हम अंदर बैठे थे। वली मोहम्मद यत्तू साहब स्पीकर थे उस वक्त असेंबली के। यत्तू साहब के ईमान को खरीदने की कितनी कोशिश की गई वो मैं जानता हूं। कौन सी लालच उसको नहीं दी गई, कितने अटैचियों का उनको वादा नहीं किया गया, कितने लिफाफे उनके सामने नहीं रखे गए, जहां लालच का इस्तेमाल, वहां उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो जरा सा भी पीछे नहीं हटे। और उनको लालच देने की कोशिश क्यों की जा रही थी वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि उस वक्त फारूक साहब की हुकूमत को बचाने का और मरकज की साजिश को नाकाम करने का एक ही तरीका था, स्पीकर को कुर्सी पर बैठ के उन तमाम लोगों को डिफेक्टर करार करना था। अगर स्पीकर की तरफ से वो डिफेक्टर करार होते, वो असेंबली के मेंबरशिप से उनको बेदखल किया जाता, वो मेंबर रहते नहीं और फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को फिर गिराया नहीं जा सकता। और इसलिए उस वक्त एजेंसियों ने, हुकूमत ने, यहां के कुछ बिजनेस वालों ने, यहां तक के फारूक साहब के रिश्तेदारों ने
उस वक्त वली मोहम्मद यत्तू साहब को बहुत बहुत कोशिश की कि वो उनकी तरफ जाएं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे और फिर इन लोगों की मेंबरशिप जो है वो कबूल करें, और यत्तू साहब इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। मैं उस कमरे में मौजूद था जब यत्तू साहब ने फारूक साहब को कहा कि मैं कल असेंबली में जाके इनको डिफेक्टर करार करके इस साजिश को नाकामयाब करके इंशाल्लाह कल शाम तक आप दोबारा जम्मू कश्मीर के वजीर आला होंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। वो साजिश करने वाले, जैसे आपको यहां सुनाया गया, इस बात के बावजूद कि मुबारक गुल साहब वक्त से पहले ही स्पीकर बनने के लिए तैयार थे, वो दूसरी बात है, इसके बाद वो स्पीकर बन ही गए। लेकिन मुबारक गुल साहब उस वक्त स्पीकर का रोल अदा करने के लिए तैयार थे। लेकिन ना यत्तू साहब को ना मुबारक गुल साहब को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने की इजाजत मिली। और हकीकत यह है कि काफी हद तक जो हम जम्मू कश्मीर में आज भुगत रहे हैं वो उसी चीज का नतीजा है। अगर वो साजिश कामयाब नहीं हुई होती, शायद आज जम्मू कश्मीर के ये हालात नहीं होते। लेकिन चलिए, जो हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद वली मोहम्मद यत्तू साहब का लोगों के साथ तालमेल, उसमें कोई कमी नहीं आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी में कोई कमी नहीं आई। फारूक अब्दुल्ला के साथ नजदीकी में कमी नहीं, वो बढ़ ही गया। लेकिन फिर मिलिटेंसी में कई सारे हमारे साथियों को श्रीनगर छोड़ के जम्मू जाना पड़ा। लेकिन जम्मू जाके भी यत्तू साहब घर नहीं बैठे। उन्होंने वकालत की थी, अपने वकालत की जो उनकी तालीम थी उसका भरपूर फायदा लिया, और जम्मू में बैठ के जो उनको मिला, किसी का रिश्तेदार गैर कानूनी तौर गिरफ्तार, कोई लापता, कोई और मुसीबत, जहां जहां यत्तू साहब मदद कर सकते थे उन्होंने किया। और जैसे जैसे लगा कि सियासी सरगर्मियां और हो रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा जम्मू कश्मीर की सियासत में एक रोल अदा कर रही है, वली मोहम्मद यत्तू साहब को शहीद किया गया। लेकिन उस बहादुर वली मोहम्मद यत्तू साहब ने जहां अपने काम के जरिए एक पहचान छोड़ी, एक पहचान बनाई, एक निशान छोड़ा, वहां वली मोहम्मद यत्तू साहब ने हमारे ऊपर एक और मेहरबानी की। एक बहादुर बाप ने एक बहादुर बेटी इस कौम के हवाले की। और आज अगर वली मोहम्मद यत्तू साहब इस दुनिया में होते तो उनका सिर फखर से ऊपर होता, क्योंकि उनके मिशन को पूरा करने में दमाल हाजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नुमाइंदगी और तरक्की में जो नुमाया रोल उनकी बेटी और मेरी बहन सकीना यत्तू ने अदा किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं जानता था कि सकीना एक लायक बेटी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता था
कि एक काबिल एमएलए एमएलसी रही है, अभी भी है। मैं ये भी जानता था कि मिनिस्ट्री में काबिलियत में कोई कमी नहीं। पहले तो मेरे 6 साल का तजुर्बा 2009 और 2015 के दरमियान, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सकीना यत्तू साहिबा को लिखना भी आता है। आज इनके बारे में हमने कुछ नया ही सीखा है और इस मामले में वो हम बाकियों से कई ज्यादा आगे निकल गए। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि मैं भी कुछ लिखूं। अल्लाह गवाह है, अगर पहले पेज से आगे जो है मेरी कलम निकल गई। मैं डेस्क पे बैठा, मैंने कागज सामने रखा, मैंने सोचना शुरू किया मैं क्या लिखूं। और वो उस वक्त के पार्लियामेंट का आपको याद होगा ना, मैं क्या बोलूं यार, मेरा वही हाल हुआ। लेकिन मैं पूछता रहा मैं क्या लिखूं यार। बहुत मेहनत की सकीना ने और बाकियों ने इस किताब को मुकम्मल करने के लिए। बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हम हैं, आज वो लोग हैं जिन्होंने यत्तू साहब के साथ काम किया है। आज मुझ जैसे लोग हैं जिन्होंने ये वली मोहम्मद यत्तू साहब की वफादारी अपनी आंखों से दी। लेकिन कल हम जैसे लोग नहीं होंगे। कल उनकी जिंदगी के बारे में बात करने वाले वो लोग जिंदा नहीं होंगे जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनको देखा है। तो फिर जरूरी बनता है कि हम आने वाले नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाएं, ताकि उन्हें भी पता हो कि जम्मू कश्मीर ने एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा लायक, एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा मेहनती शख्स पैदा किया जिसने इस कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और इस किताब के जरिए आज सकीना ने इस चीज को मुमकिन बनाया है। सदियों तक अब लोग इस किताब के जरिए वली मोहम्मद यत्तू साहब के काम को और उनके मिशन को समझते हुए जो है उनके साथ एक रिश्ता जोड़ पाएंगे। मैं सकीना को अपने तरफ से और बिलखसूस अपने वालिद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आज इस मौके पे इस किताब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने जब मैं घर से निकल रहा था मुझे वसीयत की कि मैं उनके तरफ से सिर्फ इतना ही कहूं कि सकीना, उनका हाथ आपके कंधे पे है। उन्होंने हमेशा एक बेटी की तरफ से आपको देखा और एक वालिद की हैसियत से अपना हाथ आपके कंधे पे रखा। हमेशा वो अपनी दुआओं में आपको याद करते हैं। जब भी दुआ करते हैं तो आपकी कामयाबी के लिए, और इस चीज के लिए वो दुआ करते हैं कि आप अपने मिशन में और इन लोगों की खिदमत में जो है आप कामयाब होते रहें। यही तमन्ना है और वो चाहते थे कि मैं इस चीज को यहाँ दोहराऊं। इस बात का एहसास रखते हुए कि आप लोग बहुत दूर से आए इस प्रोग्राम में और आपको अब काफी दूर वापस घर जाना है, मैं एक बार फिर इस मौके पे सकीना को मुबारकबाद पेश करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।